आज हमारा करंट अफेयर्स का थर्ड लेक्चर है ना। इसके पहले हम लोगों ने दो लेक्चर किए हैं करंट अफेयर्स के, जिसमें हमने बहुत सारे न्यूज़ को कवर किया। ठीक है, एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। सो बेसिकली पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया, पिछले क्लास में हम लोगों ने नेशनल करंट अफेयर्स को कवर किया है ना। बहुत सारे नेशनल करंट अफेयर्स को कवर किया, जैसे कि देखो ये सब के सब हमने इन सारे नेशनल न्यूज़ को कवर किया और काफ़ी डिटेल में कवर किया। ठीक है ना। आज जो हमारा क्लास होगा, है ना, आज जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग बेसिकली जो कवर करेंगे वो हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अफेयर्स हैं जो न्यूज में है ना, जो पिछले लगभग 7-8 महीने से न्यूज में बने हुए हैं और जो काफी रिलेवेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार बस मुझे कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो विजुअल और वीडियो दोनों क्लियर है ना। उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ये से थम्स अप सही क्लियर है तो ओके। लैग वैग नहीं कर रहा ना। ठीक। ओके। तो जो हमारा सबसे पहला आज का जो हमारा सबसे पहला जो न्यूज है ना, जिसको हम लोग कवर अप करने वाले हैं, वो है बिम्स्टेक समिट को लेकर के, है ना। इसको बिम्स्टेक समिट को लेकर के, तो इसको देखते हैं, है ना। सबसे पहले इसको देखते हैं ये क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। एक सेकंड हो जाइए। ओके, ठीक है। पहला हमारा है बिम्स्टेक समिट को लेकर के 2025। ठीक है, तो ये जो बिम्स्टेक समिट हुआ है, ये बेसिकली इसको होस्ट किया है 2025 का जो बिम्स्टेक समिट है, इसको होस्ट किया है थाईलैंड ने, है ना। इसको जो होस्ट करने वाली जो कंट्री है वो कौन है, वो कंट्री है आपका थाईलैंड। ठीक है, तो थाईलैंड ने इसको होस्ट किया है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, है ना। इस इमेज में आपको क्लियरली विजुअल होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है थाईलैंड, है ना। थाईलैंड है जो बेसिकली सिक्स्थ, है ना, सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट को होस्ट किया है। और इसकी जो डेट है ना, वो कब है, यह 4 अप्रैल 2025, है ना। तो वेरी रिसेंटली दिस हैज बीन होस्टेड बाय थाईलैंड। ठीक है ना, थाईलैंड के बैंकॉक में, है ना, बैंकॉक में। ठीक है, तो आइए अब इससे रिलेटेड कुछ और चीज को हम लोग देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे, हाँ, है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अटेंड किया इस समिट को। आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हो, है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर के इमेज देख सकते हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी इस इवेंट को अटेंड किए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि कहाँ पे हुआ, है ना, इसको होस्ट किसने किया, तो बिम्स्टेक समिट है, इसको होस्ट किया थाईलैंड ने। ये बात क्लियर होगी। अगला जो है, अब है कुछ चीजें हम लोग है वो बिम्स्टेक से रिलेटेड है, उसको देख लेते हैं, है ना। तो बिम्स्टेक का मतलब होता है, बिम्स्टेक का अगर जो फुल फॉर्म देखेंगे तो बेसिकली ये होता है ना, ये है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, है ना। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, क्योंकि इसके जो एब्रिविएशन है वो लंबा क्यों है, क्योंकि बी फॉर हो गया बे ऑफ बंगाल, है ना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। मतलब कि वैसे स्टेट्स, है ना, वैसे स्टेट मतलब कि अगर हम इंटरनेशनल फोरम पे बात करें तो स्टेट का मतलब हो गया कंट्री। मतलब वैसे कंट्रीज जो कहाँ पे हैं, वैसे कंट्रीज जो आपके बे ऑफ बंगाल साइड में, है ना। ये देखो, ये आपका इंडिया हो गया, है ना, ये इंडिया है। तो इस साइड में आपका क्या है, इस साइड में आपका अरेबियन सी, अरेबियन सी है ना। ये आपका वेस्ट हो गया ना, वेस्ट साइड हो गया। ये आपका हो गया ईस्ट साइड, और इधर क्या है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल, है ना। ये क्या है, ये है आपका बे ऑफ बंगाल। तो जो आपका बे ऑफ बंगाल साइड में जितने भी कंट्रीज है ना, जो बे ऑफ बंगाल को टच करते हैं, उन सारे कंट्रीज का क्या है, उन सारे कंट्रीज का एक ग्रुप है। ठीक है ना, उन सारे कंट्रीज का एक ग्रुप है, जो कि क्या है, जो कि टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह और जो भी इकोनॉमिक कॉपरेशन है उसके लिए इस ग्रुप को बनाया गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये जो बिम्स्टेक है, इसका जो थीम है, क्योंकि देखो एग्जाम में हमने पीवाईक्यू में दिखाया था कि कई बार क्या पूछता है कि एग्जाम में किसी भी इवेंट का थीम पूछ लेता है। क्योंकि जब भी कोई एक इवेंट होता है ना, तो उसके पीछे एक प्रॉपर थीम होता है, और उसी थीम पे वो जो इवेंट है वो बेस्ड होता है ना। तो इस बार का जो थीम था, ये जो थीम था बिम्स्टेक 2025 समिट का, उसका थीम था बिम्स्टेक प्रोस्पेरस रिजिलियंट एंड ओपन, है ना। इसका थीम का नाम क्या था, बिम्स्टेक प्रोस्पेरस रिजिलियंट एंड ओपन। तो ये इसका थीम था। कोशिश कीजिएगा कि ये याद रहे, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, इसका फोकस क्या था, अगर हम फोकस एरिया की बात करते हैं, तो इसका जो मेन फोकस था वो था शेयर्ड ग्रोथ। कैसा ग्रोथ, शेयर्ड ग्रोथ, मतलब कि जो भी एरियाज है ना, जितने भी कंट्रीज हैं बिम्स्टेक के मेंबर हैं, वो सारे लोग जो सारे के सारे ग्रो करे, लेकिन वो ग्रोथ कैसा होना चाहिए, एक शेयर्ड ग्रोथ होना चाहिए। मतलब एक दूसरे को हेल्प करना। जो कंट्रीज मान लो डेवलपिंग है, डेवलपिंग तो सारे ही कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट, है ना, लेकिन वैसे कंट्री जो टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है, तो वो क्या है, अपने काउंटर पार्ट को, अपने पार्टनर को, जो भी इस ग्रुप के मेंबर है उनको वो क्या प्रोवाइड करेगी, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी, है ना, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी। और अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी,
दे विल ऑल्सो प्रोवाइड इकोनॉमिक कॉपरेशन, है ना, पैसे वैसे फंडिंग वगैरह भी करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि जितने भी मेंबर है सारे के सारे मेंबर क्या करेंगे, सारे के सारे मेंबर एक साथ ग्रो कर पाएंगे, है ना। तो एक तरीके से म्यूचुअल ग्रोथ के बारे में बात करी गई है, शेयर्ड ग्रोथ के बारे में बात करी गई, ठीक है, ये चीज। अगर हम चेयरमैनशिप की बात करते हैं, है ना, चेयरमैनशिप की, तो इस बार जो चेयरमैनशिप है वो किसको वो बांग्लादेश को हैंड ओवर कर दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज था, दैट इज एसोसिएटेड और दैट इज रिलेटेड टू बिम्स्टेक समिट, है ना, जो कि 6th बिम्स्टेक समिट है, जो कहाँ पे हुआ, थाईलैंड में हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब हम पर्टिकुलर बिम्स्टेक से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं ना। अब हम देखते हैं, ये तो हमने न्यूज को कवर कर लिया है, ये तो हमने न्यूज को कवर किया, अब हम लोग इसका स्टैटिक कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यही तरीका है, हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर के साथ साथ क्या कर रहे हैं, स्टैटिक को भी कवर कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे हमारा क्या होगा, बहुत ही होलिस्टिक तरीके से, बहुत ही होलिस्टिक तरीके से हम अपना करंट अफेयर्स को कर रहे हैं, ताकि जो हमारा स्टैटिक भी कवर हो जाए और करंट का न्यूज है वो तो कवर हो गया, ठीक है ना। तो न्यूज समझ में आ गया कि बिम्स्टेक हुआ कहाँ पे, थाईलैंड में हुआ, है ना। अब देखते हैं बिम्स्टेक के बारे में बेसिकली। तो जो बिम्स्टेक है ना, बिम्स्टेक है वो बेसिकली एस्टैब्लिश कब हुई, है ना, बिम्स्टेक एज ए बॉडी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997, है ना, 1997 1997 में बिम्स्टेक को एस्टैब्लिश किया गया, है ना, बाय ए डिक्लेरेशन दैट इज नोन एज बैंकॉक डिक्लेरेशन, है ना। सो ए डिक्लेरेशन हैज बीन साइंड इन 1997, है ना, और दैट डिक्लेरेशन लेड टू द फाउंडेशन ऑफ दैट डिक्लेरेशन लेड द फाउंडेशन ऑफ बिम्स्टेक, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो बिम्स्टेक है, इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका, ढाका समझते हो, ढाका है, ढाका इज द कैपिटल, है ना, ढाका इज द कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश। जैसे हमारा जो कैपिटल है न्यू दिल्ली है, उसी तरीके से बांग्लादेश की कैपिटल कौन सा है, ढाका, है ना। तो जो बिम्स्टेक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर ढाका में है। अगर हम मेंबरशिप की बात करते हैं, है ना, अगर हम मेंबरशिप की बात करते हैं तो टोटल कितने मेंबर्स हैं, इसमें टोटल 7 मेंबर है ना, बिम्स्टेक में टोटल कितने मेंबर है, टोटल 7 मेंबर है। तो इसमें कौन कौन से है उसको देख लीजिए। सबसे पहला आपका बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश, दूसरा इंडिया, तीसरा म्यांमार, चौथा श्रीलंका, पांचवा थाईलैंड, छठवां नेपाल एंड 7th इज भूटान, ठीक है ना। अगेन आई एम रिपीटिंग, बांग्लादेश फर्स्ट, सेकंड इंडिया, थर्ड म्यांमार, थर्ड श्रीलंका, फोर्थ थाईलैंड, फिफ्थ सॉरी हाँ फोर्थ श्रीलंका, फिफ्थ थाईलैंड, 6th नेपाल एंड 7th इज भूटान, ठीक है ना। तो ये सातों के साथ कंट्री है, और इन सारे कंट्रीज को आप यहाँ पे मैप में भी लोकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये आपका इंडिया हो गया, है ना, पहला इंडिया हो गया, दूसरा नेपाल हो गया, तीसरा आपका भूटान हो गया, है ना, चौथा आपका बांग्लादेश हो गया, पांचवा आपका म्यांमार हो गया, है ना, 6th आपका थाईलैंड हो गया, और 7th आपका हो गया श्रीलंका, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंट्रीज क्या हैं, ये सारे के सारे कंट्रीज जो है वो बिम्स्टेक के मेंबर हैं, है ना। और ये देखो, ये आपका हो गया क्या, ये आपका बे ऑफ बंगाल है। ये जितने भी कंट्रीज हैं कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल से, है ना, बे ऑफ बंगाल से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसलिए ये सब बिम्स्टेक के पार्ट है ना, बिम्स्टेक के हिस्सा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपके करंट में तो अगर पूछेगा तो पूछेगा, नहीं तो स्टैटिक में पूछ ले सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक ग्रुप, ठीक है ना। तो उसमें से आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है ना, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हमने अभी भी डिस्कस किया, इसके पहले भी, कि क्या है, एक शेयर्ड ग्रोथ, है ना, वहां पे अभी मोटो क्या देखे थे कि शेयर्ड ग्रोथ है और इकोनॉमिक कॉपरेशन करना, है ना। तो उसी तरीके का इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली क्या है, टू प्रमोट रीजनल कॉपरेशन, है ना। कैसे, रीजनल कॉपरेशन, रीजनल मतलब क्या होता है, क्षेत्रीय, अगर इसके हिंदी बोलेंगे तो क्या होता है, क्षेत्रीय। क्षेत्रीय मतलब क्या, एसोसिएटेड टू ए पार्टिकुलर रीजन, है ना। तो यहाँ पे रीजन कौन सा है, यहाँ पे जो रीजन है वो आपका बे ऑफ बंगाल है। तो दोज कंट्री हु आर लाइंग ऑन लाइंग अराउंड द बे ऑफ बंगाल, है ना, वो सब के सब ये क्या बिम्स्टेक के पार्टिकुलर रीजन हो गए। तो इनको आपस में क्या करना है, आपस में सारे कंट्री कॉपरेट करेंगे, है ना, उसी को कहेंगे कि ये रीजनल कॉपरेशन हो रहा है ना। तो रीजनल कॉपरेशन होगा इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, है ना, ट्रेड के क्षेत्र में कॉपरेट कीजिए, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, एनर्जी सेक्टर में कॉपरेट करेंगे, सिक्योरिटी के मामले में, इन्वायरमेंट के मामले में, है ना, एंड इवन क्लाइमेट चेंज के मामले में भी क्या करेंगे, एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे। और एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था दैट इज रिलेटेड टू बिम्स्टेक। हो सकता, आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, और प्लीज इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने दूसरे न्यूज की ओर, है ना, अपने दूसरे जो हमारा टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। सेकंड है वो है दैट इज रिलेटेड टू रायसीना डायलॉग, है ना, रायसीना डायलॉग से रिलेटेड है। तो 2025 का जो रायसीना डायलॉग हुआ उसके बारे में है ना। ये बेसिकली कौन सा, ये बेसिकली जो है वो 10th एडिशन, है ना, जो रायसीना डायलॉग 2025 में हुआ
वो कौन सा है, ये 10th एडिशन है जो कि 2025 में हुआ। और कहाँ पे हुआ, ये हुआ न्यू दिल्ली में, है ना। हर बार ये न्यू दिल्ली में ही होता है रैसीना डायलॉग, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज किसने किया। तो ये जो रैसीना डायलॉग है इसको ऑर्गेनाइज किया है, उसका नाम है ऑब्जर्वर, है ना। उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ORF, है ना। ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ मिलकर के, है ना, किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, है ना। एंड हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये है आपका एस जयशंकर, है ना। जो एस जयशंकर है, ही इज द करेंट मिनिस्टर फॉर द एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है ना। और ये इनकी फोटो है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, है ना। तो देखिए मैं थोड़ा जूम कर दिया। एंड ही इज आवर करेंट करेंट मिनिस्टर फॉर द एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है ना, ये चीज हो गया। तो रैसीना डायलॉग है, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, इसको जो ऑर्गेनाइज किया है वो है आपका ORF, है ना, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने किसके साथ मिलकर के, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर के रेसिना डायलॉग को ऑर्गेनाइज किया। एंड दिस इज द 10th एडिशन ऑफ रेसिना डायलॉग जो कि 2025 में हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसका थीम, बहुत बार ऐसा सवाल आया है कि डायरेक्टली इसका थीम पूछ लिया गया कि रेसिना डायलॉग जो 2025 में हुआ उसका बताइए थीम क्या था। तो इसका थीम था काल चक्र। थीम का नाम क्या था, काल चक्र, है ना, पीपल पीस प्लेनेट, है ना। अगेन आई एम रिपीटिंग, इसका थीम था काल चक्र, पीपल पीस प्लेनेट, है ना। ट्रिपल पी क्या है, ट्रिपल पीस मतलब क्या, पीपल, है ना, पीपल पीस एंड प्लेनेट, है ना। काल चक्र, पीपल पीस एंड प्लेनेट, ये इसका थीम था। इसमें जो मेन गेस्ट आए हुए थे, है ना, जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, इसके जो चीफ गेस्ट थे वो थे क्रिस्टोफर लक्सन, है ना, क्रिस्टोफर लक्सन जो कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, है ना। क्रिस्टोफर लक्सन है, हिज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। ये थे क्या, इसके मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे। रसीना डायलॉग का ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि ये जो डायलॉग है वो किस चीज से रिलेटेड है, किस चीज के बारे में बात करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो मेन पर्पस है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि टू डिस्कस प्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस, है ना। मतलब कि पूरे विश्व में, ग्लोबल मतलब क्या होगा, वैश्विक मतलब क्या, विश्व के स्तर पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो भी चैलेंजेस हो रहे हैं, है ना, पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज की समस्या, है ना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की समस्याएं, है ना, इकोनॉमिक कंपटीशन बढ़ रहा है ना, वो हो गया, जियो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, जियो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, फॉर एग्जाम्पल रसिया रसिया यूक्रेन, है ना। अभी रिसेंटली देखो इंडिया पाक, है ना, इंडिया पाकिस्तान। तो इस तरीके के जितने भी जियो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो रहे हैं, उसको उन सब चीजों को क्या किया जाता है, इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किया जाता है ना। तो दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ रेसिना डायलॉग, है ना। और ये 2025 का जो है वो 10th एडिशन था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसका जो मेन एम है वो क्या है, टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल पार्टनरशिप, है ना, इंटरनेशनल पार्टनरशिप को और स्ट्रांग बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। आप इतना जानिए, इससे ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इसका स्टैटिक देख लेते हैं, करंट अफेयर्स हमने देख लिया, इसका जो न्यूज था वो हमने देख लिया। अब हम लोग रेसिना डायलॉग के बारे में देख लेते हैं ना। तो बेसिकली जो रेसिना डायलॉग है वो क्या है, इसको ऑर्गेनाइज करती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ORF, जिसको हमने अभी जस्ट देखा, है ना। तो ये चीज आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो रेसिना डायलॉग है इसको ऑर्गेनाइज करने वाली जो बॉडी है वो कौन है, ORF है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, है ना। किसके साथ मिलकर के, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर के इसको प्रत्येक वर्ष ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। और इसको स्टार्ट कब किया गया है, इसको स्टार्ट किया गया है 2026 में, 2016 से इसको स्टार्ट किया गया है ना। और बेसिकली इसका नाम रेसिना क्यों पड़ा, रेसिना इसलिए पड़ा, है ना। इसका नाम जो रेसिना पड़ा वो इसलिए पड़ा है क्योंकि क्योंकि जो जहाँ पे ये हेल्ड होता है ना, राष्ट्रपति भवन, तो ये जो बेसिकली जो राष्ट्रपति भवन है इंडिया का वो कहाँ पे है, वो एक रेसिना हिल के पास है ना। रेसिना न्यू दिल्ली में ही एक छोटा सा हिल है, रेसिना हिल उसको बोलते हैं। इसी के नाम पे इस डायलॉग का नाम पड़ा है रेसिना डायलॉग। और इसको इसको प्रत्येक वर्ष, है ना, प्रत्येक वर्ष कहाँ पे, दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड दिस इज द 10th एडिशन, ठीक है। इतना चीज आप ध्यान में रखिएगा, मोर देन सफिशिएंट टू आंसर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू रेसिना डायलॉग, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है ना। ओके, ठीक है। कुछ कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे ना, बहुत सारा कवर करना है आज। अगला जो हमारा है वो है यूके, है ना। अगला जो न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू यूके। यूके मतलब क्या हो गया, यूनाइटेड किंगडम, है ना। सो यूके टू हैंड ओवर चागोस आइलैंड, है ना, चागोस आइलैंड टू मॉरिशस।
यूके क्या कर रहा है, जो चागोस आइलैंड जो कि यूके के अंडर में था, वो क्या कर रहा है, वो हैंड ओवर कर रहा है किसको, मॉरिशस को, ठीक है, मॉरिशस को, वो जो आइलैंड है उसको हैंड ओवर कर रहा है। तो ये बेसिकली न्यूज है। इंडिया से इसे ज्यादा रिलेटेड नहीं है, इसलिए हमको थोड़ा सा इसको लाइटली देखेंगे। सो बेसिकली ये जो ये जो एक्ट है ना, सो दिस एक्ट एंडेड द डिकेड लॉन्ग डिस्प्यूट, है ना। एक्चुअली क्या है, मॉरिशस और यूके के बीच में बहुत लॉन्ग टर्म ये डिस्प्यूट चल रहा था रिलेटेड टू चागोस आइलैंड, है ना। एंड फाइनली दैट डिस्प्यूट गॉट सेटल्ड, है ना, क्योंकि यूके ने डिसाइड किया है कि अब ये जो चागोस आइलैंड है वो किसको, मॉरिशस को वो वापस दे देगा, है ना। तो अगर आप मैप में लोकेट करना चाहिएगा तो इंडियन ओशियन में ही आपको ये दिखेगा, ये जो है ये है आपका यहाँ पे चागोस आइलैंड, है ना। ये जो आइलैंड है यही आपका चागोस आइलैंड है। बेसिकली क्या है, ये चागोस आर्कियोपेलागो है ना। इसको क्या बोलते हैं, चागोस आर्कियोपेलागो। एंड आर्कियोपेलागो अगर आपने ज्योग्राफी का क्लास किया होगा, है ना, तो उसमें हमने बताया था कि जो आर्कियोपेलागो होता है वो क्या होता है, बेसिकली ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, है ना। एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को क्या बोला जाता है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम लोग आर्कियोपेलागो भी बोलते हैं, है ना। सो बेसिकली जो ये हिस्सा देख रहे हैं, अब देखिए इसमें क्या है, एक तो ये बड़ा सा टुकड़ा हो गया, है ना। उसके अलावा देखिए छोटे छोटे टुकड़े, है ना, ये सभी क्या, ये सभी छोटे छोटे आइलैंड ही है। तो इसका मतलब क्या है, सारे मिलकर के एक ग्रुप बन गया आइलैंड्स का। एंड दैट ग्रुप, है ना, दैट ग्रुप टुगेदरली विल बी कॉल्ड एज द आर्कियोपेलागो, है ना। इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहा जाता है आर्कियोपेलागो, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली जो चागोस आर्कियोपेलागो है उसमें कितने, उसमें टोटल 58, है ना। उसमें क्या है, उसमें टोटल 58 आइलैंड्स हैं, है ना। उसमें कितने, उसमें टोटल 58 आइलैंड्स हैं, है ना। छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, टोटल 58 आइलैंड्स हैं, है ना। एंड ये एस्टेब्लिश कहाँ पे है, ये आपके इंडियन ओशियन में है ना। ये कहाँ पे है, ये आपके इंडियन ओशियन में है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये कहाँ पे है, चागोस आर्कियोपेलागो बेसिकली है कहाँ पे, ये आपके इंडियन ओशियन में है ना। ये इंडियन ओशियन में है, ठीक है। एंड दिस आइलैंड्स वेयर अन अनइनहेबिटेड, है ना। बेसिकली स्टार्टिंग में क्या, मतलब कि लेट 18th सेंचुरी के पहले तक ही बेसिकली इन आइलैंड्स पे कोई नहीं रहता था, है ना, बिल्कुल अनइनहेबिटेड था, है ना, कोई यहाँ पे नहीं रहता था। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में जब कोलोनाइजेशन, जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, आपको आपने पढ़ा होगा, अगर हिस्ट्री आप पढ़े होंगे, कि जब कॉलोनियलिज्म का फेज चल रहा था, तो जो यूरोपियन पावर्स थे, लाइक फ्रेंच हो गया, ब्रिटिश हो गया, पोर्तुगीज हो गया, वो सब के सब क्या कर घूमते चल रहे थे, और जहां पे उनको खाली जगह मिल रही थी उसको वो अपना कॉलोनी बना दे रहे थे, है ना। तो लेट 18th सेंचुरी तक वहां पे कोई भी लोग नहीं रहता था चागोस आर्कियोपेलागो पे। बट बट लेटर ऑन, है ना, फ्रेंच वहां पे पहुंचते हैं, है ना। फ्रेंच क्या करते हैं, इस आइलैंड पे पहुंचते हैं, और वहां पे जाकर के बहुत सारे स्लेव्स को, है ना, स्लेव लेबर को लेकर के आते हैं अफ्रीका से, अफ्रीका और इंडिया से स्लेव लेबरर्स को लेकर के आते हैं, है ना। और वहां पे कोकोनट प्लांटेशन स्टार्ट करते हैं ना, वहां पे क्या करते हैं, कोकोनट प्लांटेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में वहां पे पहुंचा फ्रेंच, है ना, चागोस आइलैंड पे स्टार्टिंग में पहुंचा फ्रेंच। लेकिन बाद में कब, 1814 में, है ना, 1814 में क्या होता है, जो फ्रेंच होता है ना, फ्रेंच होता है वो इस आइलैंड को किसको हैंड ओवर कर देता है, इस आइलैंड को ब्रिटिश को हैंड ओवर कर देता है। और तब से लेकर के अभी तक, है ना, ये जो चागोस है वो किसके अंडर कंट्रोल था, ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के अंडर कंट्रोल था। एंड फाइनली ब्रिटेन इज गोइंग टू हैंड ओवर दिस आइलैंड टू मॉरिशस, है ना। फाइनली ब्रिटेन इज गोइंग टू हैंड ओवर दिस आइलैंड टू मॉरिशस। तो ये न्यूज था, तो इसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। ओके, अगला जो हमारा न्यूज है, दैट इज रिलेटेड टू ब्रिक्स, है ना, ब्रिक्स से रिलेटेड है। तो ब्रिक्स ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिक्स के जैसे हमारे अभी बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से ब्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके मेंबर्स के बारे में पूछे जाते हैं। सो बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये कि अभी ब्रिक्स में एक नए मेंबर को ऐड किया गया है ना, ब्रिक्स में क्या किया गया है, एक नए मेंबर को ऐड किया गया है। और वो नया मेंबर कौन है, वो नया मेंबर है आपका इंडोनेशिया, है ना। सो फाइनली नाउ इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया बिकम द लेटेस्ट मेंबर, है ना, लेटेस्ट फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, है ना। इंडोनेशिया क्या है, आपका ब्रिक्स का लेटेस्ट फुल मेंबर बन गया है। ये चीज न्यूज है ना। तो ये चीज होगा। सो फाइनली जिसका कॉन्टेक्स्ट वही है कि इंडोनेशिया जो है दैट इज ऑफिशियली, है ना, ऑफिशियली बिकम द फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का इंडोनेशिया फुल मेंबर बन गया है। अब देखते हैं इसका कुछ स्टैटिक सेक्शन, है ना। तो जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है ना, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बेसिकली जो ब्रिक्स का फुल फॉर्म है, दैट इज नथिंग बट द नेम ऑफ द कंट्री, है ना, नेम ऑफ द फाउंडिंग कंट्री। जो जो कंट्री ने इस ग्रुप को बनाया था, उसी के नाम पे क्या है, इस ग्रुप का नाम रखा गया। फॉर एग्जाम्पल बी फॉर, है ना, बी फॉर क्या हो गया, बी फॉर हो गया ब्राजील, है ना। आर फॉर क्या हो गया, आर फॉर हो गया रशिया।
आई फॉर क्या हो गया, आई फॉर हो गया इंडिया, है ना। सी फॉर क्या हो गया, सी फॉर हो गया चाइना, एंड एस फॉर क्या हो गया, एस फॉर हो गया साउथ अफ्रीका, है ना। तो आपको अगर पहले आपने कहीं पढ़ा होगा तो आपने ये सुना होगा कि पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम था ब्रिक, BRIC, है ना। क्योंकि क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें मेंबर्स कितने थे, स्टार्टिंग में इसमें 4 ही मेंबर थे, ब्राजील, है ना, बी फॉर ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया एंड सी फॉर चाइना, इतने ही मेंबर थे स्टार्टिंग में, इसलिए इसका नाम क्या था, ब्रिक। लेकिन 2010 में क्या हुआ, है ना, 2010 में क्या हुआ, इसमें एक और मेंबर ने ज्वाइन किया, वो था आपका साउथ अफ्रीका, है ना। तो 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया, और अब टोटल इसमें कितने मेंबर हो गए, टोटल हो गए इसमें 5 मेंबर, है ना, टोटल 5 मेंबर हो गए। और इसमें क्या ऐड हो गया, इसमें एक और एस ऐड हो गया, और एस फॉर हो गया साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये चीज हो गया। सो बेसिकली बेसिकली जो आपका ब्रिक्स है, जो ब्रिक्स है वो एस्टैब्लिश कब हुआ, 2006 में ब्रिक्स एस्टैब्लिश किया गया, है ना। ब्रिक्स कब एस्टैब्लिश किया गया, 2006 में एस्टैब्लिश किया गया। ब्रिक ब्रिक के फॉर्म में, BRIC, 4 कंट्री मिलकर के, है ना, एस्टैब्लिश किए 2006 में। और बाद में क्या है, इसमें इसमें कौन सा ऐड हो गया, इसमें साउथ कोरिया, है ना, इसमें सॉरी साउथ अफ्रीका, नॉट साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ अफ्रीका। बाद में इसमें क्या हुआ, इसमें आपके साउथ अफ्रीका, बाद में इसमें क्या हुआ, इसके साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हो गया कब, 2010 में। और फाइनली इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया BRICS, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अभी के टाइम में क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें बहुत सारे और कंट्रीज हैं वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और बहुत सारे और कंट्री इसमें जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे और कंट्रीज में जुड़ना चाह रहे हैं। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ब्रिक्स है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है ना। ब्रिक्स जो बनाया गया है, ग्रुप क्यों बनाया गया है, इसके पीछे मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो इसका जो पर्पस है वो है टू स्ट्रेंथन एमंग, है ना, टू स्ट्रेंथन व्हाट, टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक ऑपरेशन, है ना, एंड ट्रेड डेवलपमेंट, है ना, टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड ट्रेड डेवलपमेंट एमंग एमंग डेवलपिंग इकोनॉमीज, है ना। मतलब जितने भी डेवलपिंग इकोनॉमीज है ना, फॉर एग्जांपल जितने भी एशियन कंट्रीज हैं मोस्टली, है ना, और खास करके जो भी ग्रुप है, जो भी इस ग्रुप के मेंबर है, उनके बीच में क्या करना है, उनके बीच में क्या करना है, उनके बीच में जो इकोनॉमिक ऑपरेशन है उसको बढ़ावा देना है, उसको और मजबूत करना है, उसको स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना है, ट्रेड ट्रेड को और ज्यादा मजबूत करना है आपस में, है ना। और जो डेवलपमेंट्स का कार्य है उसको भी क्या करना है, उसको भी और ज्यादा मजबूत करना है और उसको प्रमोट करना है, ठीक है। उसके अलावा, है ना, टू क्रिएट बैलेंस, है ना, टू क्रिएट बैलेंस अगेंस्ट वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस लाइक G7 एंड IMF, है ना। अब देखो, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और है, जैसे कि G7, है ना। G7 मतलब क्या, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, है ना, जिसमें आपके UK USA वगैरह आते हैं, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वो सब जो कंट्रीज है वो क्या है, वो सब वेस्टर्न कंट्रीज है ना। हम लोग अगर मैप में देखोगे तो हम लोग ईस्टर्न सेक्शन में आते हैं, और US हो गया, UK हो गया, है, यूरोप वगैरह क्या है, वेस्टर्न में आते हैं। तो जो वेस्टर्न का डोमिनेटेड ग्रुप है, जैसे कि G7 IMF, उसी के काउंटर बैलेंस के लिए, है ना, उसी को काउंटर बैलेंस के लिए, एक संतुलन बनाने के लिए जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो सब क्या बनाए, वो सब मिलकर के ब्रिक्स को फॉर्मेशन किए हैं, ताकि उनके साथ पावर बैलेंस किया जा सके, ठीक है ना। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, टू बैलेंस अगेंस्ट वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस लाइक G7 एंड IMF। ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि ब्रिक्स में तो ऐसे आपके 5 मेंबर थे, लेकिन अभी क्या है, ब्रिक्स में एक्सपेंशन हो रहे हैं, बहुत सारे और कंट्रीज हैं जो इसमें जुड़ रहे हैं ना, या जुड़ना चाह रहे हैं ना। तो रिसेंटली जो अभी इसका संख्या है ना, तो वो अब 5 से बढ़ करके 10 हो गया है, और इसको कहते हैं ब्रिक्स प्लस, है ना। तो इसमें कौन कौन से और कंट्री ऐड हुए उसका नाम देखिए। तो इसमें इसमें 2024 में ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ, है ना, 2024 में ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि पहले वाला तो सबको पता था, लेकिन अभी जो और नए नए कंट्री जो जुड़े हैं ब्रिक्स में, है ना, जिसको ब्रिक्स प्लस के नाम से जानते हैं, उसमें कौन कौन से कंट्री जुड़ गए हैं। तो इसमें आपको देखिए, इसमें आपका इजिप्ट हो गया, है ना, इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान हो गया, UAE हो गया, एंड द लेटेस्ट वन इज इंडोनेशिया, है ना, एंड द लेटेस्ट वन इज इंडोनेशिया। सो राइट नाउ टोटल मेंबर टोटल मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स इज 10, है ना, कितना, 10 हो गया, 5 पहले वाले और 5 और इसमें जुड़ गए, एंड वो मिलकर के क्या बना रहे हैं, अब ये बना रहे हैं ब्रिक्स प्लस, ठीक है ना। तो अगर आपसे सिर्फ ब्रिक्स के बारे में पूछे तो आपके वो 5 कंट्री ध्यान रखने हैं। 5 कंट्री में कौन कौन, ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। लेकिन अगर ब्रिक्स प्लस की बात करें तो उसमें आपको ये 5 कंट्री और ऐड कर देने होंगे, इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान हो गया, UAE हो गया, एंड इंडोनेशिया हो गया, ठीक है ना। ये वाला न्यूज था, ठीक है। अब देखो, ब्रिक्स समिट जो हुआ 2024 का, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो 2024 का ब्रिक्स समिट हुआ है वो कहाँ पे हुआ, वो हुआ आपका कजन इज ए प्लेस इन रशिया, है ना, कजन इज ए प्लेस इन रशिया। तो अगर कंट्री पूछेगा तो रशिया में हुआ, 2024 ब्रिक्स समिट है वो कहाँ में हुआ,
रशिया में हुआ। रशिया में एक जगह है जिसका नाम है कजन, है ना, तो यहाँ पे हुआ। और इसके पीछे इसका फोकस क्या था, मेन मोटो क्या था, तो मोटो था टू स्ट्रेंथनिंग, है ना, मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। तो ये इसका क्या था, इसका फोकस एरिया था, है ना। सो दिस इज हाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ब्रिक्स, है ना, इसको किया। और इसमें जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन था उसको भी हमने डिस्कस किया, और साथ ही साथ जो करेंट जो इन्फॉर्मेशन था उसको भी डिस्कस किया। आई होप आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक और देख लेते हैं अभी, क्योंकि हमने जिक्र किया था किसका, अभी हमने जिक्र किया था G7 का, है ना। G7 का हमने जिक्र किया था यहाँ पे, कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, है ना, जो वेस्टर्न पावर है उनके पास क्या है, एक अलग ग्रुप है जैसे कि G7।